हम लोग पिछले क्लास में बातें कर रहे थे, देख रहे थे बीपीएससी के बारे में, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इतिहास के। इन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग देख रहे थे और उन क्वेश्चनों में हमने बातें किया था। इतिहास के क्वेश्चनों में मेहरगढ़ के बारे में, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे हमने बातें किया था और देखा था हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक पहुँच गए थे पिछले क्लास में। ये हो गया था 55, 54, 55। यहाँ से देखते हैं आज। यहाँ पे देखें, एक सवाल है 56 से देखते हैं। कल 55 तक हम लोगों ने देख लिया था। 56 में है इंडिका का लेखक कौन था। इंडिका का लेखक कौन था, तो उसका आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका लेखक था? इंडिका का लेखक था। यहाँ पे 2-3 सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मेगास्थनीज कौन था, किसके शासनकाल में भारत आया था, उसने कौन सी किताब लिखी, इंडिका नामक पुस्तक लिखा। मेगास्थनीज यूनानी था, और जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर, जो यूनान का शासक था सेल्यूकस निकोटर, इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो उसी युद्ध के दरमियान देखा जाए तो दोनों के बीच में संधि हो गई थी, और यूनानी शासक सेल्यूकस निकोटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, और मौर्य से करने के बाद एक तरह से दहेज के रूप में 4 प्रांत भी दिया था, काबुल, कंधार और हेरात, ये सब है, मकरान, ये 4 प्रांत दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। फिर उसने आपसी संबंध बेहतर करते हुए मेगास्थनीज नामक राजदूत भी किसके दरबार में भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये पाटलिपुत्र में 5 वर्ष तक रहा, और लगभग जैसा इसने देखा उसी तरह से हर चीज का वर्णन किया, चाहे पाटलिपुत्र नगर का वर्णन हो, या फिर वहां का जो राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य का बना है उसका वर्णन हो, उसके बाद फिर धर्म का वर्णन हो, पटना नगर के प्रशासन का वर्णन हो। इन सब के बारे में कौन लिखता है? मेगास्थनीज लिखता है अपनी इंडिका नामक किताब में। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक सवाल है कि मेगास्थनीज तो 300 ईसा पूर्व में भारत आया, लेकिन 300 ईसा पूर्व की जो किताब है वो भारत में मौजूद नहीं थी। तो फिर उदाहरण के रूप में जगह जगह पे मौजूद था, एग्जाम्पल के रूप में, कि मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में ये कहा है, एस्ट्रबो ने अपने भूगोल में कहा कि मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में ये कहा है। उसके बाद आपके जस्टिन ने, प्लूटार्क ने, सबने अलग अलग अपने एग्जाम्पल के रूप में मेगास्थनीज का ही उदाहरण लिया। तो फिर एक डॉक्टर शानबाग था। डॉक्टर शानबाग ने सोचा कि अगर हम इस मेगास्थनीज के इंडिका को एक जगह पर संग्रह कर दे तो कितना बेहतर होगा। अगर हम एक जगह पर इकट्ठा कर दे तो कितना बेहतर होगा, लोग इसे पढ़ सकेंगे।
लोग इसे याद कर सकेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, मेगास्थनीज की इंडिका को एक जगह पर संग्रह किया। वो जस्टिन के भूगोल से, प्लूटार्क के इतिहास से, जो आपका स्ट्रैबो था उसके भूगोल से, लगभग जितने भी यूनानी लेखक थे जिन्होंने इस पर लिखने का काम किया था, उन सबको संग्रह करने का इन्होंने काम किया। और संग्रह करने के बाद उसका नाम दिया 1846 में मेगास्थनीज इंडिका। नाम क्या दिया, मेगास्थनीज इंडिका नाम दिया। और उसी मेगास्थनीज इंडिका को तो लिख दिया इन्होंने, लेकिन वो लैटिन भाषा में था, लातिनी भाषा में था, यूनानी भाषा में था। तो फिर उसे अंग्रेजी में कन्वर्जन करने का काम किसने किया, अंग्रेजी में कन्वर्जन करने का काम किया। और वो किया आपका डॉक्टर मैक्रिंडल ने। मैक्रिंडल भी यूनानी था और डॉक्टर मैक्रिंडल ने 1893 ईस्वी में इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का काम किया, अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम किया। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर डॉक्टर सानबेग 1846 में संग्रह किया। तो बाय द वे बीपीएससी में पूछा जा सकता है नया क्वेश्चन, और ये था क्वेश्चन कि सबसे पहले मेगास्थनीज की इंडिका को खोजा किसने, तो उसका आंसर क्या जाएगा, डॉक्टर सानबेग ने। और फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया, मैक्रिंडल ने। यहाँ पे देखें मेगास्थनीज के अनुसार जो पाटलिपुत्र का नगर है वो 30 सदस्यों के द्वारा संचालित किया जाता था। और 30 सदस्यों में कितने समितियां होती थी, 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में मेंबर कितने होते थे, 5 होते थे। इसलिए 30 सदस्यों के द्वारा संचालित होता था। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और है मेगास्थनीज से, क्योंकि जब हम दोहराएंगे तो ये सब क्वेश्चन मिलते जाएंगे, इसलिए एक जगह पर डिस्कस कर लेते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, 7 वर्गों में विभाजित किया है, जिसका एक फॉर्मूला है, दा, की, अ, का, से, नी, स। अब ये 7 जातियां हैं जिसका इसने विभाजन किया है। पहला है दा का मतलब क्या हो गया, दार्शनिक। की का मतलब क्या हो गया, किसान। अ का मतलब क्या हो गया, अहिर। कास का मतलब हो गया कारीगर। सै का मतलब हो गया सैनिक। नी का मतलब हो गया निरीक्षक। स का मतलब हो गया सभासद। तो इस तरह से देखा जाए ये आपका मेगास्थनीज का इंडिका है, जो भारत के बारे में विधिवत वर्णन करता है। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेगास्थनीज राजदूत था। दूसरा क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका राजदूत था। अभी हमने बताया था आपको मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकोटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। ये आंसर होगा इसका। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो उसका आंसर क्या होगा, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, जिसकी हत्या किसने किया था, जिसकी हत्या किया था शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने, जो उसका सेनापति था। और सेनापति ने ही उसकी हत्या करने का कार्य किया। आगे देखते हैं किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। अब रुद्रदामन वही जो कल आया था, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, मालवा का शक राजा था। और इसके बारे में जो वर्णन है वो जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन है। किसमें वर्णन है, जूनागढ़ अभिलेख, जो गुजरात में है। आगे देखते हैं, और वह कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने किस राज्य में बनवाया था। कैलाश मंदिर एलोरा के गुफाओं को कटवाकर राष्ट्रकूट राजाओं ने महाराष्ट्र में बनवाया। इसमें देखिए कौन सा होगा। अब देखिए कैलाश मंदिर, तो कैलाश मंदिर में यहाँ पे एलोरा और महाराष्ट्र नहीं है,
राष्ट्रकूट शासक नहीं है। तो फिर आप चले जाएंगे पल्लव। जो पल्लव शासक हैं, इन्होंने महाबलीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन सेकंड। तो आंसर क्या आएगा? पल्लव, तमिलनाडु। पहले तो देखें कि महाराष्ट्र वाला पूछ रहा है तो राष्ट्रकूट लगाएं, अगर ये पूछ रहा है तमिलनाडु वाला तो फिर पल्लव लगाएं, नरसिंह वर्मन सेकंड लगाएं। आगे देखिए, अगला है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इन दोनों का मिलान करना है। देखिए, कौटिल्य, पाणिनि, कामंदक, कालिदास, और दूसरी तरफ किताबों के नाम है। तो ये तो मिल जाएगा भाई, ये तो आप इजीली मिला लेंगे। तो इसमें संध्या, कौटिल्य का क्या मिलाना होगा? हाँ, कौटिल्य का मिलाना होगा अर्थशास्त्र। पाणिनि का क्या होगा? पाणिनि का अष्टाध्यायी। कामंदक का क्या होगा? आकाश, नीति सार। कामंदक का क्या होगा? कामंदक का नीति सार, यानी कि 4। और कालिदास का क्या होगा? कुमार संभव। अब इसमें देखिए ऑप्शन में 2, 1, 3, 4। पहले 2, फिर 1, 4, 3 कौन कौन सा है? देखिए ये वाला, ये वाला देखिए, मिला लीजिए। 2, 1, 4, 3 सही है, ये आंसर होगा इसका। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, और कामंदक ने नीति सार। अगला है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? 4 ऑप्शन है, दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, भूविष्क। यहां पे देखिए खारवेल होगा। जो कलिंग का राजा खारवेल था, वो जैन धर्म के प्रति आस्था रखता था, जैन धर्म के प्रति आस्था रखता था। दूसरा है, और वो है आपका यहां पे दशरथ। दशरथ भी जैन धर्म का अनुयायी था, और किसका पौत्र था? किसका नाती था? अशोक का नाती था। तो यहां पे सी आंसर होगा। आगे देखिए, एक सवाल और पूछ दिया, कलिंग नरेश है, खारवेल का संबंध है किस वंश से था? महामेघवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, और रठ भोजक वंश। इनमें से एक से अधिक, यानी कि ई। अब यहां पे देखें, आप देखेंगे तो महामेघवाहन वंश से भी उसका रिलेशन है, और चेदी वंश से भी उसका रिलेशन है, क्योंकि चेदी वंश की स्थापना महामेघवाहन ने किया था, इसलिए इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है, और चेदी वंश के नाम से वो फेमस हुआ, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हो गया ई। देखिए, इतना टेक्निकलिटी बनाया कि चेदी वंश सीधे सीधे आप जानते हैं, लेकिन महामेघवाहन ने इसकी स्थापना किया, इसलिए इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो विंसेंट स्मिथ, जो एक विदेशी इतिहासकार है, उसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। उसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आगे है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, वो कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो किसको लगाना होगा? स्कंदगुप्त को लगाना होगा। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में भीतरी नामक स्तंभ है। उसी भीतरी स्तंभ लेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है कि उसने हूणों को पराजित करने का काम किया था, और पराजित करने के उपरांत उसने कहां पर अपना एक स्तंभ खुदवाया था? गाजीपुर के भीतरी नामक स्थान पर अपना स्तंभ लिखवाया था, जिसमें उसकी जानकारी मिलती है। तो हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया। आगे है, और वो है, किस प्रकार की भूमि को
अप्रहत कहा जाता है। तो अप्रहत वो भूमि होता था उस समय राजा के शासन काल में जो बिना जोते गई जंगली भूमि होती थी। बिना जोती गई जो जंगली भूमि होती थी उसी को अप्रहत कहा जाता था। तो इसमें आंसर क्या होगा? ए। अगला है, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा किया था। तो यहां पे देखिए बीपीएससी का एक पसंदीदा सवाल है कि जो चाइना के यात्री है ना उनका क्रम पूछा जाता है। चाइना के जो यात्री है उनका क्रम पूछने का काम करता है। इसलिए यहां पे देखें, यहां पे इसका आंसर पहले लगा लेते हैं, फिर हम अन्य चाइनीज यात्रियों के बारे में भी बातें कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सुंगयून का 515 से ले गए 520। 518 में तो ये पंजाब में ही आया, 3 साल उधर ही घूमता रहा, यानी कि उसके पहले भारत के अन्य भागों में गया सुंगयून। तो फिर यहाँ पे एक सवाल है कि सबसे पहला चाइनीज कौन था जो भारत आया? तो इसका आंसर क्या होगा? फाहियान। फाहियान सबसे पहला चाइनीज यात्री था जो पैदल चलता हुआ सीधे सीधे हिंदकुश पर्वत और इधर काराकोरम श्रेणी को पार करता हुआ ईरान पहुंचा। ईरान से अफगानिस्तान होते हुए फिर वो पैदल हिंदुस्तान आया। और वो कब आया था? वो आया था आपका 399 में और 414 तक रहा, यानी कि लगभग वो 15 वर्ष तक भारत में रहा। और किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो वह आया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। तो फाहियान हो गया। उसके बाद दूसरा कौन आएगा? सुंगयून। सुंगयून के बाद तीसरा कौन था? वेनसांग। वेनसांग को वानचुआंग भी कहा जाता है। वेनसांग को वानचुआंग भी कहा जाता है। और ये वानचुआंग या वेनसांग एक तरह से 629 में आया और 644-45 तक रहा। एक बार बीपीएससी में यही पूछ दिया, आगे मिलेगा आपको कि वानचुआंग या हेनसांग किस वर्ष भारत आया था। वानचुआंग या हेनसांग किस वर्ष भारत आया था? 629 में वो भारत आया था। और उसके बाद फिर इत्सिंग आया। इत्सिंग 671 में आया। इत्सिंग कब आया? 671 ईस्वी में आया। और फिर चाउजू कुआं आया जो 8वीं शताब्दी में आया। तो इस तरह से चाइनीज यात्रियों का ये आने का क्रम है जो कभी कभी क्रम पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे चीनी यात्री सुंगयून के बारे में पूछा, ये 518 में आया था, 20 तक रहा था। लेकिन ऑप्शन 515 से लेकर 20 तक है, उसी को हमें लगाना होगा। अब यहाँ पे देखें, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो उसका आंसर है वेनसांग। वेनसांग जिसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि किसे प्राचीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, तो उसका एक लाइन में आंसर है वेनसांग को कहा जाता है। वेनसांग के बारे में दूसरे सवाल पे हम चर्चा कर ले तो वेनसांग तासुंग चाइना का राजा था, उसी का राजदूत बन के भारत में आया था। भारत में राजदूत बन के आया था। तो यहाँ पे और हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचा था। हर्षवर्धन जब इलाहाबाद आया, प्रयाग आया, तो इस प्रयाग में जो प्रयाग मोक्ष परिषद किया था उसमें भी वो शामिल हुआ था, जहाँ पे हर्षवर्धन सूर्य और शिव दोनों की पूजा किया था, बुद्ध की पूजा किया था। इस बात की गवाह कौन था? वेनसांग। आगे है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हण की पुस्तक है राजतरंगड़ी। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगड़ी। आगे देखें, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे देखें, उदंतपुरी बिहार में है। बिहार में है और इसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाया था।
धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय उदंतपुरी यानी कि पाल शासकों के द्वारा ही इसका स्थापना करवाया गया था। इसके पिता गोपाल ने नींव रखी थी, पूरा धर्मपाल ने कराया था, गोपाल ने नींव रखी थी। अगर भाई जो पूछा जाता है कि नींव किसने रखी थी तो उसका एक लाइन में आंसर है गोपाल ने रखी थी। देखते हैं ये बिहार का एक वंश है, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश है, बिहार में शासन करता था और इसके संस्थापक थे नान्य देव। ये आंसर है नान्य देव। ये मिथिला इत्यादि में शासन करता था। यहाँ एक सवाल है और इसकी राजधानी कहाँ थी नान्य देव की? कर्नाटक की सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ मिथिलांचल में है और वहीं पे इसकी राजधानी थी। दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी है और कि इस कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। और यहाँ पे जो नान्य देव का शासन काल है उसे मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नान्य देव के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर देखें यहाँ पे क्वेश्चन फिर पूछ दिया कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर क्या होगा? हरि सिंह। हरि सिंह। अला है कि इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उत्पन्न हुई थी। अछूत का मतलब है कि बिल्कुल एक तरह से छुआछूत अपने चरम पे पहुंच गया। छुआछूत अपने चरम पे पहुंच गया था तो उसका आंसर होगा धर्मशास्त्रों के समय में। यहां तक कि जो धर्मशास्त्र है, वशिष्ठ धर्म सूत्र है, गौतम धर्म सूत्र है, इसमें छुआछूत अपने चरम पे था, चरम पे था। आगे देखते हैं कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यानी कि कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति हुई थी वो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी? कश्मीर में। कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था ये पूछा जाता है। उसकी अध्यक्षता किया था किसने? वसुमित्र ने। वसुमित्र ने किया था। और दूसरा सवाल यह है कि वहीं पर बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया लिखा गया था जिसका नाम क्या था? विभाषा सूत्र। विभाषा शास्त्र कहा जाता है। और जो पटना के रहने वाले अश्व घोष थे जिनका अपहरण कर लिया था, किसने अपहरण करके ले गया था? कनिष्क। जब पटना पे आक्रमण किया था तो पाटलिपुत्र पर, तो उसी समय वो अश्व घोष इसका उपाध्यक्ष बना था जिसने बुद्ध चरित्र लिखा। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग भी किया गया। चतुर्थ संगीति में किसका प्रयोग किया गया था? पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। अब यहां पे देखें दूसरा सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं तो प्रथम बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। और जिस वर्ष गौतम बुद्ध 483 ईसा पूर्व में मरे थे उसी वर्ष हुई थी। यानी कि यहाँ पे महाकश्यप होगा। बौद्ध संगीति का जो प्रथम था उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया था? महाकश्यप। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए वही क्वेश्चन पूछा तो कहां पे होगा? राजगृह में हुआ, राजगीर में हुआ था। महाकश्यप उसका अध्यक्ष था। प्रथम बौद्ध महासभा कहां पे आयोजित की गई थी? फिर पूछ दिया तो आंसर क्या होगा? राजगीर होगा। ये 2022 के बीपीएससी के पेपर में पूछा गया है। आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके संबंध है 4 स्थानों का मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। देखिए यहाँ पे पहला है जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल के तराई लुम्बिनी में। उसके बाद दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां पे होगा? बोध गया। उसके बाद है प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन कहां पे होगा? सारनाथ। और निधन कहां पे हुआ? कुशीनगर। निधन कहां पे हो गया? कुशीनगर। तो फिर इसको मिलान कर देंगे तो कौन सा आंसर आएगा? सी। जन्म, तो जन्म लुम्बिनी 1 का 3,
ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया 2, प्रथम प्रवचन सारनाथ 1, और निधन कहां हो गया? कुशीनगर। सही मिलान है? आगे देखते हैं, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया। तो क्यों बनवाया गया? क्योंकि यहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ। देखिए, धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है बिहार में, यहां से क्वेश्चन आप देखे जाइए। आगे है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? यानी कि कौन से राजा ने गौतम बुद्ध को देवता मान लिया? यानी कि वहां पे उसी के शासन काल में बौद्ध धर्म में 2 संप्रदायों में बढ़े, एक हीनयान और एक महायान। और जो महायान धर्म आया वो गौतम बुद्ध को देवता मान लिया, गौतम बुद्ध को देवता मान लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? अशोक, अशोक होगा नहीं, कनिष्क, कनिष्क होगा, क्योंकि कनिष्क के ही शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और उसी बौद्ध संगीति में क्या हुआ? उसी बौद्ध संगीति में एक तरह से हीनयान और महायान 2 संप्रदायों का विभाजन हो गया। तो गौतम बुद्ध को देवता कनिष्क के शासन काल में मान लिया गया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहां पे थी? तो विश्व का पहला गणतंत्र था वैशाली में, वैशाली बिहार। वैशाली जहां पे 8 राज्यों का संघ था, उसी में लिच्छवी भी था, उसी में विदेह भी था, और उसी लिच्छवी वो गणराज्य उसमें सबसे शक्तिशाली था, जहां पे मगधों के साथ उनका वैवाहिक संबंध हुआ। तो वैशाली 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो देखें, इसके अनुसार महाभारत में होगा नहीं, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है इसमें होगा, छंदोग्य उपनिषद में नहीं होगा, और संयुक्त निकाय में नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? अंगुत्तर निकाय। यहाँ पे देखें, अंगुत्तर निकाय के अतिरिक्त एक और जैन ग्रंथ है जहां पे बौद्ध कालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और वो है आपका, वो है 16 महाजनपदों भगवती सूत्र, जैन धर्म की किताब है, भगवती सूत्र है। उसी भगवती सूत्र में इसकी जानकारी मिलती है। आगे देखें, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा गुप्त युग। आंसर क्या होगा? गुप्त काल है। और किस गुप्त राजा ने इसे बनवाया था? इसे बनाया था कुमार गुप्त ने, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड का पुत्र था कुमार गुप्त है, उससे कुमार गुप्त के द्वारा इसे बनाने का काम किया गया था। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म में दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए फेमस था? बौद्ध धर्म में दर्शन के लिए फेमस था। आगे है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका एक उद्देश्य था कि जो सैनिक है उनको आसानी से भर्ती किया जा सके और योग्य संचालन किया जा सके। ये मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल से संबंधित है, मुगल काल से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ए और बी। एक कारण है, ए एसर्शन है, कथन है, और आर कारण है। अब इनको ए और आर को क्रम से आपको संयोजित करना है, क्रम से संयोजित करना है, क्रम से सजाना है। अब यहां पर देखें, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया था। क्या सही है? अंत का मतलब हो गया 1199। 12वीं शताब्दी कब तक रहेगा? 1199 तक। तो लगभग उस समय तक मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हो चुका था और पतन की ओर जा चुका था। बचा खुचा काम बख्तियार खिलजी ने कर दिया, उसे जला डाला, उसी समय जला डाला। दूसरा है,
महाविहार को राजकीय आश्रय मिलना बंद हो गया, यानी कि अब कोई राजा था ही नहीं जो उसको आश्रय दे। पाल वंश का पतन हो गया था, सेन वंश आ गया था। सेन वंश बौद्ध धर्म वाला नहीं था, वो कृष्ण के और शंकर के भक्त थे, इसलिए धीरे धीरे बौद्ध धर्म में पतन की ओर चला गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आर दोनों सही है, दोनों एक दूसरे के व्याख्या है। उसके बाद कह रहा है ए आर दोनों सही है लेकिन एक दूसरे के व्याख्या नहीं है, और ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसको क्या लगा दिया जाए? दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, लेकिन दोनों सही है और एक तरह से व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, पतन केवल बख्तियार खिलजी ने ही नहीं किया, पतन तो धीरे धीरे हो रहा था, क्योंकि राजाओं ने आश्रय देना बंद कर दिया और वहां पे बौद्ध धर्म की शिक्षा चल रही थी। थोड़ा बहुत जो अनुयायी बचे हुए थे उस पर प्रहार किया। किसने प्रहार किया? और वो प्रहार किया आपके बख्तियार खिलजी ने, उसको नष्ट कर दिया, इसलिए ए आंसर लगाए। आगे देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जब 16 महाजनपदों का जन्म हो रहा था, तो उसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? इस राज्य का जन्म हुआ था, मगध का जन्म हुआ था। आगे हम लोग बातें करते हैं, मगध की राजधानी कौन से थी? अब यहाँ पे देखें, जो सबसे पहला था, मगध की राजधानी कौन थी? गिरिब्रज थी पहले, और उसके बाद फिर किसे बनाया गया? पाटलिपुत्र। फिर कौन बना? वैशाली। तो लगभग सब राजधानियां ही रही इसमें, इसलिए इसमें उपयुक्त जो आंसर होगा वो पहले लगाइए, क्योंकि शुरुआत तो मगध की हुई, फिर मगध विस्तृत होता गया, उसकी राजधानियां बदलती गई, इसलिए सी आंसर होगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब यहां पर देखें, प्रथम राजधानी राजगृह थी, वो है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। प्रथम राजधानी पूछ रहा है, राजगृह था और राजगृह ऑप्शन में नहीं है। आगे है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो उसका एक लाइन में आंसर क्या है? मौर्य वंश। किसने शासन किया था? एक लाइन में आंसर है मौर्य वंश ने, मौर्य वंश ने शासन किया था। आगे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है, वह कौन है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वो कौन है? तो उसका आंसर है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने एक किताब लिखी है मुद्रा राक्षस, और उसी मुद्रा राक्षस में टोटल मुद्रा राक्षस कौटिल्य के अर्थशास्त्र का नकल है, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य मोरा का पुत्र था, कैसे मोरा को घनानंद का ही पुत्र बता देता है ये, कि घनानंद का ही पुत्र था। मोरा को कैसे घनानंद ने प्रताड़ित किया, प्रताड़ित करने के पश्चात उसे बांध के रखा, और फिर बाद में देखा जाए तो उसी के पुत्र जो चंद्रगुप्त था उसको चाणक्य ने उठाया, और चाणक्य लेकर उसे कहाँ गए? तक्षशिला विश्वविद्यालय गए, और वहां पे उन्होंने 6-7 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देने के पश्चात उसी चंद्रगुप्त मौर्य से घनानंद का विनाश कराया, और मोरा को जो बंदी गृह था उससे मुक्ति दिलाने का काम किया। तो ये एक तरह से क्या है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में ये पूरी बातें बताई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के कालीन था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय वो मगध का शासक था, पाटलिपुत्रा का शासक था। तो उसका एक लाइन में आंसर है, और वो है घनानंद। घनानंद उस समय नंद वंश का अंतिम शासक था, और इसी के शासन काल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जो सेना थी वो ब्यास नदी, पंजाब के ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाई, पंजाब के ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाई। आगे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था
किसका बना था? लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का बना था। आगे देखते हैं, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्ट प्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। शिवाजी 8 मंत्री परिषद बनाए थे जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता है, और उसके माध्यम से वो प्रशासन करते थे। लेकिन शिवाजी के लिए वो सलाहकारी संस्था थी। शिवाजी उसको मानने के लिए विवश नहीं थे, लेकिन वो प्रशासन में सलाह लेते थे। सलाह मानना और ना मानना शिवाजी का काम था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? तो दक्कन को जीतने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत को भी जीतने का काम किया था, ये किससे जानकारी मिलती है? तो उसका आंसर क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिससे अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील बनाए जाने की, फिर उसके पौत्र अशोक के द्वारा इस सुदर्शन झील के मरम्मत कराए जाने की जानकारी मिलती है। उन दोनों के राज्यपालों की भी जानकारी मिलती है। उसके बाद रुद्रदामन राज्यपाल, स्कंदगुप्त और उसके राज्यपाल, 4 शासक, 4 राज्यपालों की जानकारी रुद्रदामन जूनागढ़ से मिलती है। और ये जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का लिखा गया पहला अभिलेख है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? यहां पे देखें, दिया है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। तो देखें, अफगानिस्तान तक अशोक के अभिलेख मिलते हैं, वो शामिल था। बिहार भी शामिल था, कलिंग भी शामिल था, कलिंग के लिए युद्ध ही लड़ा। लेकिन श्रीलंका शामिल नहीं था, क्योंकि यहां पे अशोक ने सीमावर्ती राज्यों को जीतने का काम नहीं किया। पड़ोसी चोल, चेर, पान, सतीपुत्र, ताम्रपर्णी, जो ताम्रपर्णी का उल्लेख किया है वो श्रीलंका ही है, जहां पे अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजने का काम किया था। आगे है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, और अशोकाराम बिहार में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्तिस ने किया था। मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था, और ये तीसरी बौद्ध संगीति थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो प्राकृत। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। आगे है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? दाहिने से बाएं लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी दाहिने से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, ठीक उल्टा लिखा जाता था। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। क्या लगाना होगा? यानी कि यहाँ पे धम्म एक से अधिक होगा, क्योंकि अशोक ने स्वयं से प्रश्न किया है किंचु धमे, और स्वयं उत्तर भी देता है अपा सिनवे बहु के आने दया दाने सोचे सचवे माधवे च। यानी कि बड़ों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, बाग लगाना, यानी कि इतनी चीजें हैं, तो इसमें तो सब आ ही जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर होगा ई। इसमें एक ऑप्शन है ई, जिसमें आंसर है एक से अधिक। आगे है,
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसमें क्या होगा, भाब्रू होगा। भाब्रू शिलालेख राजस्थान के बैराट जिला में है, और इस भाब्रू शिलालेख में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, तीनों का जिक्र मिलता है। आगे है, अपने शिलालेखों में अशोक समानतः किस नाम से पुकारा गया है? अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। बाकी केवल 4 ही अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। कल हमने एक फॉर्मूला दिया था, याद होगा आप लोगों को, गुम नेऊ फॉर्मूला दिया था। गुम नेऊ, गुम नेऊ का मतलब क्या हो गया? गु से हो गया गुर्जरा, म से हो गया मस्की, ने से हो गया नेतुर, उ से हो गया उद्गोलक। यानी कि 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक को अशोक कहा गया, नहीं तो बाकी सब में देवनाम प्रियदर्शी कहा गया। आगे, अशोक के अभिलेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? अशोक के अभिलेख को 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। और कौन से अभिलेख को पढ़ा था? दिल्ली टोपरा, जो दिल्ली टोपरा है उसको पढ़ने काम किया था। आगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक नीतियों के माध्यम से इसे एक तरह से व्यवस्थित करने का काम किया गया है। फिर देखें, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसमें देखें, शासन कला सिद्धांत, उसके बाद आर्थिक नीति, मतलब कई आंसर होगा, इसलिए इसमें आंसर क्या लगाना होगा? 1 से अधिक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? वेंकटेश्वर स्वामी बारी मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, उसके बाद रामानाथ स्वामी मंदिर और एकाम्बरेश्वर मंदिर। तो इसमें देखें, वेंकटेश्वर होगा नहीं, तिरुपति बालाजी, दूसरा पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला और रामानाथ स्वामी तमिलनाडु। तो बच गया कौन? एकाम्बरेश्वर मंदिर, यही कांचीपुरम में स्थित है, कांची में स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका? ये भीमबेटका जो प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र मिलता है, प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकारी मिलती है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। 243 यहाँ पे गुफा चित्रकारी मिली है, जिसमें जो नवपाषाण काल से लेके जो आपका मानव था प्रागैतिहासिक काल का, प्री हिस्टोरिक काल का, उसके बनाए गए चित्र इसमें मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। आगे है, मैगेस्नीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? अभी हमने बताया था आपको, कितने? 7। कौन कौन? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, यानी कि 7 जातियों में विभाजित किया था। आगे है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से किसने किया है? फिर पूछा ये, तो किसने किया है? मैगेस्नीज ने अपने इंडिका में किया है। आगे है, इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन काल के राजाओं द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही क्रम बताइए। अब ये राजाओं के नाम दे दिया है और इनका क्रम बताना है कि इसमें कौन सा सही क्रम है, किस राजा ने कौन सा किताब सही लिखा है। यहाँ पे देखिए, कृष्णदेवराय सम्रांगण सूत्रधार गलत है, क्योंकि सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज की रचना है। इसमें भवन बनाने और स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। अगला है, महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन। महेंद्र वर्मन पल्लव शासक थे और इन्होंने मत विलास प्रहसन लिखा है। मनसोलास इनकी रचना नहीं है। और सोमेश्वर का अमुक्त माल्यद, ये भी रचना सही नहीं है। अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की रचना है, तेलुगु भाषा की पुस्तक है। आगे देखते हैं,
पेरिप्लस ऑफ एर्थियन सी किसने लिखा था? पेरिप्लस ऑफ एर्थियन सी किसने लिखा था? प्लिनी ने। सॉरी, इसका लेखक कोई नहीं है। जो पेरिप्लस ऑफ एर्थियन सी है वो अज्ञात नामा है, और प्लिनी ने क्या लिखा था? नेचुरल हिस्टोरी का। यहां पे देखिए, पेरिप्लस ऑफ एर्थियन सी से कई क्वेश्चन पूछ जाता है। देखिए, ये पेरिप्लस ऑफ एर्थियन सी, पेरिप्लस का मतलब क्या है? जो यात्रा चार्ट होता है कि कौन गाड़ी कहां पे जाएगी, तो उसी यात्रा चार्ट है कि कौन सा जहाज कहां जाएगा। यात्रा चार्ट है। पेरिप्लस का मतलब है यात्रा चार्ट। और इरिथ्रियन सी का मतलब है लाल सागर। तो इसमें लाल सागर का यात्रा चार्ट दिया गया कि कौन सा जाएगा। ये अज्ञात नाविक के द्वारा लिखा गया है, लैटिन भाषा में लिखा गया है, और अज्ञात नाविक ने इसे लिखने का काम किया है। अज्ञात, अननोन नाविक ने इसे लिखने का काम किया है। तो इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला है, और वो है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका कितने सदस्यों के द्वारा प्रशासन होता था? 30। और समितियां कितनी? 6। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन यहां पे भीमकटफिसस ने किया। जो कुषाण वंश का शासक था, उसी ने सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे। आगे देखते हैं, कला की गंधार शैली निम्न में से फली फूली। तो गंधार शैली मथुरा कला शैली, मूर्ति बनाने की कला है, और ये विकसित कब हुई थी? कुषाणों के समय। कुषाणों के समय में इसका विकास हुआ था। उसके बाद है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का कश्मीर में आयोजन किया था? अभी हमने बताया था, क्या होगा आंसर? कनिष्क। कनिष्क है। आगे है, प्रद्योत कहां का राजा था? प्रद्योत कहां का राजा था? काशी, कौशल, मगध, अवंती। कहां का राजा था? अवंती का था, जिसका इलाज करने के लिए जीवक को भेजा गया था। आगे, हूण राजा तुर्माण किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका आंसर है प्रकाश वर्मन। औलिकर राजा द्वारा प्रकाशित, ये सीडीपीएम पूछा है, प्रकाश वर्मन। तोरमाड़ जो पंजाब में शासन करता था। आगे देखते हैं, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो शिव को समर्पित है। आगे है, निम्नलिखित अभिलेखों में से विधवा दहन का उदाहरण किससे मिलता है? यानी कि पति के मरने के बाद उसकी पत्नी को जलाया जाना, इसी को विधवा दहन कहा जाता है। थोड़ा सा जिसे सती प्रथा कहा जाता था, उसको इसने घुमा दिया, बीपीएससी ने घुमा दिया है। तो उसका आंसर क्या होगा? भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख, जो कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। बात वही है, विधवा दहन लिख दिया, थोड़ा सा नया शब्द हो गया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो किसने राज किया था? कर्ण वंश ने राज किया था। कर्ण वंश के द्वारा राज किया गया था। आगे, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? हाथी गुप्त लेख से। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने भाई किसकी हत्या किया था? रामगुप्त की हत्या किया था। क्यों हत्या किया था?
क्योंकि वो अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को देने को सौंपने को तैयार हो गया था, जिसके कारण चंद्रगुप्त सेकंड ने कहा कि रानी नहीं जाएगी। ये खुद रानी का भेष बना के गया मालवा में, उज्जैन में, और वहां पर शक राजा की हत्या कर दिया, और फिर आया अपनी भाई, बड़े भाई की हत्या किया, और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से इसने विवाह कर दिया। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में नगरों का पतन भी शुरू हो गया। लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता था? यहाँ पे देखें, ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। तो ये क्या है? गुप्त काल में उत्तर भारतीयों के व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह लाया जाता था। इसमें बाकी कल्याण, भनौज, कैम्बे ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ताम्रलिप्ति होगा। इन्होंने गलत लगा दिया है ई, इसका आंसर क्या होगा? ताम्रलिप्ति, क्योंकि उत्तर भारतीयों के लिए ताम्रलिप्ति व्यापार, ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो कहाँ पे स्थित था? बंगाल में था, वो उपयोग में लाया जाता था। बाकी बातें हम लोग करेंगे कल, यानी कि 129 से शुरू करेंगे।